नमस्कार दोस्तों, लीगल फैटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, मैं जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड काफी चीजें बताई थी। तो आज मैं उसी कड़ी में आप लोगों के सामने कुछ और टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल लीगल फैटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड कंसेंट के ऊपर बात की थी कि जहां हम कंसेंट को अगर फियर या मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए लेते हैं तो हम उस चीज के लिए हम जो एक्ट करते हैं वहां पे हमारी कंसेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम मिसकंसेप्शन के जरिए, फियर के जरिए कंसेंट लेते हैं तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि वो कंसेंट लॉ की नजर में प्रॉपर नहीं है। वो कंसेंट फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्जन के जरिए ऑब्टेन की गई है। जहां पे फियर रहता है इंजरी कॉज करने का, या पर्सन फियर या इंजरी के भय में उस कंसेंट को दे देता है। तो मैंने उस पर आप लोगों को बात की थी और मैंने कई सारी चीजें बात की थी। यहाँ साउंड माइंड, जहाँ पर्सन अपना खुद का रेशनल विवेक के जरिए जो एक नेचर और सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझ पा रहा, ये नहीं जान पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, या जो कंसेंट दे रहा है वो इंटॉक्सिकेटेड है, या पर्सन जो है डोली इनकफेक्ट है, 12 साल से नीचे का बच्चा है। तो ये सारी चीजें जहाँ जो उसकी बिल है एक्चुअली में वो एक्टिव रोल पे काम नहीं कर पा रही है। जो डिलिबरेट कर रहा है उसको उसकी इंटेंशन का पता ही नहीं प्रॉपर तरीके से। जो उसका कॉग्निटिव फैकल्टी है, या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं निकाल पा रहा। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैंने बात किया था। तो आज मैं आप लोगों को कुछ और अच्छी चीजें बताऊंगा। आज हम लोग अपने आगे के लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 30 के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आए। तो कृपया 1 मिनट आप लोगों को चाहता हूँ थोड़ा चौक मुझे लेनी पड़ जाए कि इसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में चीजें बताने का प्रयास करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे अर्पित कुमार इलाहाबादिया का। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डील करेंगे। तो जो आज हमारा सेक्शन 30 से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। हालांकि 29 जो पूरी तरीके से जितने भी हमने एक्ट पढ़े हैं उनका एक्सक्लूजन बताता है कि अगर कोई भी ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक तरीके से अपने आप में खुद ऑफेंस है, जिसकी वजह से कोई हार्म कास हो रही है, तो वो एक्सेप्शन है 25, 26, 27 का। ऐसे एक्ट को हम इंडिपेंडेंटली अगर वो किसी को हार्म क्रिएट कर रहे हैं, या उसकी वजह से कोई ऐसा जहां पे पर्सन जो है वो कंसेंट देता है या किसी के बिहाफ में कंसेंट देता है, तो उसके लिए एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये जो एक्ट होते हैं ये जनरली उस ऑफेंस, जो भी एक्ट आप कर रहे हैं, जो भी आप हार्म क्रिएट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से खुद में अपने आप में अलग ऑफेंस है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, या तो अगर मान लीजिए मिसकैरिज हो रहा है, या जो इंसान है वो गुड फेथ में कर रहा है, वो जो बच्चे की लाइफ है उसको सेव करना चाहता है, जैसे मिसकैरिज के केस में हो गया, तो जो उसकी इंटेंशन है वो यहाँ पे गुड फेथ में है, वो कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रहा, तो वो चीजें ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएंगी, क्योंकि वो ऐसे एक्ट है जहाँ पे महिला ने उस काम के लिए कंसेंट दे दी है, या जो गार्जियन है वो उस एक्ट के लिए, जो मिसकैरेज हुआ है वो एक्ट के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो इस वजह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि वहां पे जो पार्टी है वो कंसेंटिंग पार्टी है, या जो कंसेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा उस ऑफेंस में, क्योंकि जो मिसकैरेज है वो सिर्फ उस बच्चे के लिए तो जरूरी है, लेकिन वो बच्चा जो है वो एक्चुअली में अभी हम उसको कह सकते हैं कि वो जो भी मिसकैरेज हुआ है वो पूरी तरीके से कंसेंट के जरिए हुआ है या गुड फेथ के जरिए हुआ है। तो अगर इस तरीके की चीजें
होती हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जो भी हमने एक्ट पढ़े जहां कंसेंट से रिलेटेड चीजें हैं, अगर मान लीजिए वहां इंडिपेंडेंट कोई एक्ट आ जा रहा है या उसकी वजह से कोई हार्म क्रिएट हो रही है और उस हार्म की वजह से अगर मान लीजिए कोई इंसान उस चीज पे अपनी कंसेंट दे रहा है या अपनी तरफ से उस चीज के लिए एक तरीके से व्यक्त कर दे रहा है, अपनी इच्छा जाहिर कर दे रहा है या उस सफर को हार्म करने के लिए उसकी तरफ से प्रॉपर एक वैलिड कंसेंट है, स्वीकृति है, तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां जो इंसान है वो एक तरीके से वायलेंटली रिस्क को टेकिंग करने के लिए अपनी तरीके से सहमति बना रहा है। दूसरी बात, वो कंसेंट जो दी गई है वो ड्यू केयर कासन के जरिए दी गई है। तो इस वजह से हम 29 में एक्सक्लूजन देख रहे हैं, जहां कोई भी ऑफेंस अगर इंडिपेंडेंटली नेचर है, वो ऐसा नेचर है, उस ऑफेंस का ऐसी प्रकृति है या ऐसा हम कह सकते हैं उसका स्वभाव है उस अपराध का कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग है इन सारी चीजों से जो कंसेंट दे, तो हम उसमें अगर कोई हार्म कास होती है तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उस एक्सक्लूड के पीछे दो रीजन है, या तो वो एक्ट गुड फेथ में हुआ है, यहाँ पे वो एक्ट के लिए कोई कंसेंट दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे मैं हूँ, मेरा दोस्त है, हम लोग चले जा रहे हैं गाड़ी में, अब गाड़ी हमारी रास्ते में जा रही है, अचानक से रोड खराब है, किसी कारणवश से ब्रेक मारा, अब मान लीजिए गाड़ी रपट गई, हम दोनों लोग गिर पड़े या हम लोग को कोई इंजरी कास हो गई, या मैं मान लीजिए किसी खेल के मैदान में गया, अब मैं वहां क्रिकेट खेलने के लिए मान लीजिए अपनी तरफ से हामी भर दिया, उस क्रिकेट में कोई ऐसी बाल आ गई या कोई ऐसी इंजरी हो गई या आपस में दो प्लेयर कोलाइड हो गए या कोई डिसबैलेंसिंग होने की वजह से मैं वहां फिसल गया और मुझको सीरियस इंजरी कास हो गई, तो इस सच केसेज में मैं थोड़े उस चीज के लिए लायबल हूँ, क्योंकि जो एक्ट हुआ है वो इंडिपेंडेंट हुआ है, वो एक अलग प्रकार का उसका नेचर है, साथ ही साथ मैंने उस एक्ट के लिए कंसेंट दे दी है, इस वजह से मैं उस चीज के लिए लायबल नहीं होऊंगा जो भी मेरे को हार्म कास हुई है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट व्हिच ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म इज कास्ड। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि 25, 26, 27 के जो सेक्शन है वो वहां पे एक्सटेंड नहीं करते हैं। जो ऐसे एक्ट है जो इंडिपेंडेंटली हार्म क्रिएट कर रहे हैं या उसके पीछे कोई इंटेंडेड कास है, लेकिन वो कास जो है वहां पे उसकी कंसेंट उसने दे दिया है या उसके बिहाफ में कंसेंट दी जा चुकी है, तो ऐसे केसों में हम एक्सक्लूजन कर देते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन 30 की तरफ में, जो कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर कोई एक्ट गुड फेथ में कास हुआ है और उस एक्ट के पीछे किसी भी पर्सन को कोई बेनिफिट मिल रहा है, या जो पर्सन की भले वो पर्सन की विदाउट कंसेंट से हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मेरे को बहुत सीरियस इंजरी हो गई, अब उस सीरियस इंजरी में डॉक्टर के पास समय नहीं है कि वो मेरे कंसेंट मेरी ले या किसी कोई गार्जियन से बिना गार्जियन के कंसेंट ले, या कोई पर्सन जो लॉफुली उस काम के लिए चार्ज है उससे कंसेंट ले, तो अगर वो विदाउट कंसेंट बिना गार्जियन के अगर कोई पर्सन लॉफुली चार्ज है उससे मदद नहीं लेता, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इंसान के बेनिफिट के लिए, जैसे मैं मर रहा हूँ, मेरा कोई ऑपरेशन कर दे, या मैं सीरियस इंजरी फेस कर रहा हूँ, डॉक्टर मेरा ऑपरेट करके मुझको बचा दे, तो वहां पे क्या है, वो एक्ट मेरे अच्छे के लिए किया गया है, मेरे गुड फेथ के लिए किया गया है, मेरे ड्यू केयर कासन का ध्यान रखते हुए किया गया है। इसमें एक रीजनेबिलिटी दिख रही है, इसमें कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं है, जो इंटेंशन है वो पूरी तरीके से प्योर है, मेरे वेलफेयर के लिए है, मेरे ह्यूमन काइंड के लिए है, मानवता के लिए। इसलिए हम जो भी एक्ट अगर गुड फेथ में होते हैं पर किसी भी पर्सन को उससे बेनिफिट मिलता है, तो ऐसे कंसेंट अगर विदाउट कंसेंट या बिना गार्जियन के कंसेंट के अब कोई पर्सन जो लॉफुली उस काम के लिए इंटाइटल्ड है या चार्ज किया जा रहा है, तो वो लाइबल नहीं होगा। जैसे कि हमारा आर्टिकल 21 से भी अगर हम जोड़े तो कहता है कि no person shall be deprived from right, life, liberty except procedure established by law। तो यहाँ जो लाइफ है, लाइफ का सवाल है, लिबर्टी का सवाल है, जो हमारा प्रोसीजर लॉ के द्वारा बनाया गया, वो एक कह रहा है कि अगर कोई भी एक्ट गुड फेथ में किया गया है पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो हम उसको उस पर्सन को उस चीज के लिए लाइबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वो गुड फेथ में, वो हमारा आर्टिकल 14 भी कहता है कि हमको इक्वल प्रोटेक्शन ला का मिलना चाहिए। तो ये हमारा जिसको हम बेनिफिट दे रहे हैं, या जो भी इंसान विक्टिम है उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको इक्वल प्रोटेक्शन ला की तरफ से मिल रहा है। ला मतलब
स्टेट जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, इसके लिए प्रोसीजर भी दिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो लॉ का प्रोटेक्शन है वो सेक्शन 30 में उसके बारे में पूरी बात की गई है। तो इसी सारी चीजों के ऊपर ये बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, अब एक डॉक्टर मान लीजिए गुड फेथ में किसी का ऑपरेशन कर देता है। अब वो जो पर विक्टिम है वो बहुत सीरियस इंजर्ड हो गया, उस समय वहां उसके गार्डियन नहीं मौजूद है, या अचानक से मान लीजिए कोई जा रहा है, अब कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट इतना भीषण हो गया कि अगर जब तक वो डॉक्टर कंसेंट लेगा तब तक हो सकता है आपको सीरियस इंजरी क्रिएट हो जाए, इवन डेथ भी कास हो जाए। तो इस केस में अगर डॉक्टर बिना गार्डियन के या बिना पर्सन के लाफुल चार्ज के अगर आपको एक तरीके से आपका ऑपरेशन कर देता है गुड फेथ में, या कोई प्रोसीजरल ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, तो वो इस चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। हालांकि इसके एक्सेप्शन दिए हैं कि वो ऐसे एक्सेप्शन दिए हैं कि अगर कोई भी आदमी जानबूझ के इंटेंशनली गिल्टी माइंड के हिसाब से किसी को कास क्रिएट कर रहा है, किसी की डेथ कर रहा है, या कोई डेथ करने का प्रयास कर रहा है, मान लीजिए डेथ की कास कर रहा है, कारण बन रहा है, मान लीजिए उसको पता है, अब आप लोग दो लोग हैं, आपके बीच में हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो गया, अब दूसरा आपको मारने पे तुला है और उसको आप वो इतना सीरियस गुस्से में है कि वो आपको मार देना चाह रहा है, तो इसका मतलब वहां उसकी इंटेंशन दिख रही है। वो जो भी एक्ट कर रहा है उसके पीछे वो प्रयास कर रहा है कि आपकी डेथ का कारण बने या डेथ की वजह से कास हो। अगर कोई ऐसा कोई भी ऐसी चीज करता है, डूइंग एनीथिंग लाइकली, जिसमें प्रोबेबिलिटी है, जिसमें चांस है कि उसकी वजह से डेथ कास हो जाएगा, या कोई ग्रीवियस सीरियस इंजरी का हर्ट हो जाएगी आपको, जैसे इमास्कुलेशन हो गया, या आपके ज्वाइंट है जिसपे दिक्कत हो गई, या लॉस ऑफ आईज या साइट, ये सारी प्रॉब्लम है, या हियरिंग इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, या कोई उसकी वजह से कोई डिसीज कास हो जाए, या इन्फर्मिटी आप उस जो भी एक्ट कर रहे हैं उसके लिए इन्फर्म आप पूरी तरीके से अयोग हो जाए, जो भी एक्ट कर रहे हैं, तो उन सारे केसेस में आपको एक्सेप्शन नहीं लागू होगा। एक्सेप्शन इस वजह से लागू नहीं होगा क्योंकि आपकी जो यहाँ इंटेंशन है वो पूरी तरीके से गिल्टी माइंड है, आप पूरी तरीके से इंटेंशनली उस काम को कर रहे हैं, या कोई इन्फर्मिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा जानबूझ के आप हर्ट देना चाह रहे हैं, किसी को जानबूझ के आप फिजिकली उसके ऊपर फोर्स का यूज कर रहे हैं, या आप उसके कोई जो मोशन है वो एक कास हो रहा है, उसकी वजह से उस इंसान को वायलेंटली जानबूझ के आप हर्ट दे रहे हैं, जहां पे उसको फिजिकली या मेंटली पेन हो रहा है, वो सारी चीजें, या आप प्रयास कर रहे हैं अटेम्प्ट टू कास अ डेथ, जिसकी वजह से जो कारण बने डेथ का, या ये जो भी सारे एक्ट मैंने पढ़े, कास टू डेथ, अटेम्प्ट टू कास डेथ, या डूइंग एनीथिंग लाइकली कास टू डेथ, या ग्रीवियस हर्ट, उसकी वजह से अगर इनमें से कोई आप अबेटमेंट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, प्रिवोक कर रहे हैं, कोई अफेंस के लिए दूसरे को एक तरीके से उसकी सहमति ले रहे हैं, या उसको पार्टनर बना रहे हैं, जो आप कहते हैं ना कि सह अपराधी कंप्लिस बना रहे हैं, जो हम इंडियन एविडेंस में सेक्शन 118 में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो अबेटमेंट ऑफ एनीथिंग, जैसे अभी अबेटमेंट हमारे भारतीय न्याय संहिता में जो वही अबेटमेंट अगर आप इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लाइबल होंगे। अब जैसे मैं इसमें इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ए है, वो जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन जेट को उसकी वजह से वो एक शॉट होता है जिससे जेट की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन है वो बैड नहीं है, वो गुड फेथ में करता है। वो मान लीजिए किसी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वो जो शॉट है वो हो सकता है कि जेट को लग जाए या कुछ कारण बन जाए, लेकिन वहां इंटेंशन उसको जेट की मारने के नहीं है, किसी दूसरे को मारने की वजह से अगर कुछ ऐसा कास हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से अगर कोई एक्ट हो जाता है तो वो एक्ट उसका वहां पे बैड इंटेंशन नहीं है। बैड इंटेंशन इस वजह से नहीं क्योंकि वो किसी दूसरे चीज पे उसकी इंटेंशन है, को उसको हार्म क्रिएट करना चाहता है, उसके ऊपर उसका मोटिव है, उसके ऊपर उसका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर उसका वो उस चीज को लाइबल ठहराएगा, क्योंकि वहां पे जो इंसान है वो उसकी इंटेंशन पूरी तरीके से जेट के पे इलविल भाव की नहीं है।
एक इमोरल एक्ट वो नहीं कर रहा है, साथ ही साथ जो इसका एक हम कह सकते हैं कि गुड फेथ में वो काम कर रहा है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है जहां वो ड्यू केयर कासन कर रहा है, फिर भी अगर कोई ऐसा सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाता है या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से मे का मतलब पॉसिबिलिटी है, यहाँ सैल नहीं है, यहाँ मे है। मे का मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मतलब यहाँ एक तरीके से पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि जेट ए की वजह से जेट को जो 60 लग सकती है या वो किल हो सकता है, तो वहां पे ऑफेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ जो इसका माइंड है या जो इसका गिल्टी इंटेंशन है वो पूरी तरीके से बैड इंटेंशन नहीं है, और ये गुड फेथ में कर रहा है, ये जेड के लिए एक्ट नहीं कर रहा, ये किसी दूसरे के लिए एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा घट जाता है या कोई सरकमस्टेंसेज हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तब हम कहेंगे कि हाँ वो इंसान उस चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं लाइबल होगा? उसके पीछे कई सारे कारण, उसके पीछे यही कारण है कि उसकी जो इंटेंशन है वो जेट को मारने की नहीं है। वो इंटेंशन हो सकता है कि कोई सरकमस्टेंसेज बन जाए या कुछ ऐसा हम कह सकते हैं इनविटेबल एक्सीडेंट क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस वजह से जो गुड फेथ में विदाउट बैड इंटेंशन अगर उसकी जेट की जो शॉट लगती है या वो मरता है तो उसको हम लाइबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ जो एक माइंड है वो पूरी तरीके से प्योर है, गुड फेथ में है, इम्प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर उसका जो मोटिव है वो प्रॉपर उसको पता है कि मुझे किसको मारना है, जो उसका ऑब्जेक्ट है वो जो अचीव करना चाहता है वो किसी और को उसके वजह से हानि पहुंचाना चाहता है। इस वजह से जो ए है वो जेट को लाइबल नहीं ठहराएगा, और जो ए है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि निरपराध है, उसका कोई अपराध में हम उसको लीगल या पीनल कॉन्सिक्वेंस नहीं दे सकते हैं, या वो लॉ की नजर में अपराधी नहीं है, क्योंकि जो उसकी इंटेंशन है, क्योंकि कोई भी क्राइम जो भी एक्ट होता है वो बिना एक्टस रिया और मेंस रिया के नहीं होता है। जो एक्टस रिया जो हम एक्ट करते हैं फिजिकली, और जो मेंस रिया जो हम मेंटल एक्ट करते हैं, तो जो मेंटल एक्ट होता है उसमें हमारी मेंस रिया आती है, क्योंकि कोई भी एक्ट बिना माइंड के नहीं हो सकता है, तो माइंड उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही सारी चीज है जो हम कहते हैं कि ए जेट के लिए नहीं, क्योंकि जो उसकी इंटेंशन है वो जेट को मारने की नहीं है, वो तो गुड फेथ में कर रहा है, तो मतलब उसके दिमाग में कभी ये थॉट ही नहीं आया या कोई ऐसी इंटेंशन बनी ही नहीं कि वो जेट को मारना चाहता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। अब चलता हूँ, जैसे कि ए है, एक डॉक्टर है, जो एक बच्चा है, चाइल्ड है, जिसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर अगर मान लीजिए गुड फेथ में कर देता है, उसको पता है कि अब कंसेंट लेने के लिए टाइम नहीं है, अगर वो कंसेंट ले लेगा तो हो सकता है उस चाइल्ड की डेथ हो जाए या चाइल्ड मर जाए या कोई उसको सीरियस इंजरी कास हो जाए, तो वहां पे ऑफेंस नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जो डॉक्टर है वो पूरी तरीके से प्योर माइंड है, उसका जो माइंड है वो गिल्टी इंटेंशन नहीं है, वो गुड फेथ ड्यू केयर कासन में कर रहा है। एक अफेक्शनेट जो थ्योरी हम पढ़ते हैं जहाँ पे अफेक्शन, लव, कंपैशन और ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये जो एक रिलेशनशिप चाइल्ड और डॉक्टर के बीच बन रही है, फिड्यूसरी रिलेशन, ट्रस्ट की रिलेशन बन रही है। जैसा आप लोगों को अगर पता हो तो बेंजामिन ब्लूम का अफेक्शनेटिव लर्निंग थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहे। तो अब मैं चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के लिए जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब ऐसे मान लीजिए, इसमें एक और एग्जांपल है कि एक आदमी है जो एक बच्चे को ताकि वो जो बच्चा है उसको ड्रॉप कर लेता है ताकि जो उसकी लाइफ है वो उसको सेव कर सके, वरना वो बच्चा फायर की वजह से हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी पूरी तरीके से ड्यू केयर कासन के जरिए गुड फेथ के लिए उसने उस एक्ट को किया है। साथ ही साथ वो जो एक्ट कर रहा है वो पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहा है, इसलिए हम उसको एक्ट डन इन गुड फेथ ऑफ द पर्सन बेनिफिट विदाउट पर्सनल कंसेंट अगर है या कोई गार्जियन की कंसेंट नहीं ले रहे हैं लेकिन हम बेनिफिट के उस पे कर रहे हैं, तो हम उसको लाइबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वहां पे वो गुड फेथ है, वो जो भी कर रहा है उसकी इंटेंशन प्योर है, वो गिल्टी माइंड नहीं है।
वो जो भी हम रेलेवेंसी में पढ़ते हैं कि कुछ जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा है, किस तरीके से सोच रहे हैं, गुड फेथ में सोच रहे हैं, वो जो भी फैक्ट है वो रिलेवेंट हो जाएंगे। तो जो हमें इंडियन एविडेंस का एक इंटरलिंकेज कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है कि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। तो ये क्या कहता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो कम्युनिकेशन इन गुड फेथ का मतलब होता है कि जो अगर आप कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं जहां पे अगर आपकी जो इंटेंशन है वो पूरी तरीके से गुड फेथ में है, आप ड्यू केयर काशन का यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ वो बेनिफिट उस पर्सन को उसके लिए बेनिफिट के लिए बनाई गई है, हालांकि वो उसकी वजह से कोई रीजन की वजह से उसको हार्म क्रिएट हो रही है उस पर्सन को, तो वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं लाइबल होगा? क्योंकि कम्युनिकेशन गुड फेथ में की गई है। एक जो अफेक्शनेट थ्योरी मैंने आप लोगों को अभी बताया, बेंजामिन ब्लूम की अफेक्शनेटिव थ्योरी, जहां वो लव केयर कंपैशन के जरिए वो एक अच्छी हम कह सकते हैं गुड फेथ में, या हम कह सकते हैं एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ, या एक पूरी जो हमारी फिड्यूसरी ट्रस्ट की जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस आधार पे जो सर्जन है वो गुड फेथ में एक्ट को कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है ताकि पेशेंट मरे ना। अगर पेशेंट डाइड भी हो जाता है उस शॉक की वजह से तो वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वहां वो कम्युनिकेट अच्छे उद्देश्य से कर रहा है। उसका जो मकसद है वो उसको हर्ट पहुंचाना नहीं है या उसके अंदर शॉक पैदा करना नहीं है। लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं, ऐसी चीजें हैं, हंस के वो कह रहा है कि अब तुम नहीं बचोगे, तो वो एक तरीके से उसको बता रहा है कि अब सिचुएशन काफी खराब है, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, तो वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो यहाँ पे जैसे लर्निंग में कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में यूज करती, वैसे अल्बर्ट बंडूरा का जो ऑब्जर्वेशन है किसी भी चीज को कि हम कैसे लर्न करते हैं, तो वो यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी सर्कमस्टेंसेस को देखकर, उसकी हालत देखकर यहाँ पे डॉक्टर उस चीज का अंदाजा लगा रहा है, उस चीज को कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन वो निगेटिव वे में नहीं ले रहा, वो गुड फेथ में ले रहा है। जैसे अल्बर्ट बंडूरा कहते कि बहुत सारी चीजें हम कम्युनिकेशन के जरिए, दूसरों के ऑब्जर्वेशन के जरिए, नकल करके, इमिटिएट करके या मॉडलिंग के जरिए, जो मॉडल होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, वैसे डॉक्टर ऑब्जर्व करके समझ के उस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करके उस चीज को बता रहा है गुड फेथ में। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा का कॉन्सेप्ट, ये साइकोलॉजिस्ट है, किंग है साइकोलॉजिस्ट के, जो कनाडा और अमेरिका में इनकी काफी जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच है कि किस तरीके से ये जो बिहेवियर है पेशेंट का उसको जज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या चेंज कर पा रहे हैं या उसको बता पा रहे हैं, वो अल्बर्ट बंडूरा का एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप क्राइम को समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्राइम के उद्देश्य से चीजें बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से अल्बर्ट बंडूरा की कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, लव क्रिएट करते हैं। ये जो अफेक्शनेट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि इमोशन के जरिए आप किसी आदमी को कंपैशन, ऑनेस्टी के जरिए उस इंसान को आप उस चीज को गुड फेथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे। अर्पित कुमार इलाहाबादिया को, जैसे कि एक सर्जन है जो गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है एक पेशेंट से कि अब तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, और पेशेंट को उस शॉक की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो ए है उसने कोई अपराध नहीं करा। वो क्यों नहीं अपराध करना? क्योंकि उसका जो मेन उद्देश्य था वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में करना था। ये नहीं था कि उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाए, लेकिन पेशेंट वो शॉक की वजह से वो बियर नहीं कर पाया, या उसको जैसे पता चला कि अब वो नहीं बचेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ सर्जन की कोई ऐसी उद्देश्य नहीं कि वो ऐसा बताए जिसकी वजह से उसका पेशेंट के दिमाग में
मेंटल माइंड में प्रभाव पड़े, तो इस वजह से वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को, क्योंकि जिसने उसने जो भी ओपिनियन दिया है वो गुड फेज में दिया है, जो हमारा गुड फेज दिया है वो भारतीय न्याय संहिता के 2 सब क्लास 13 में दिया है, पहले ये आईपीसी में सेक्शन 52 में दिया था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को, और सब्सक्राइब करते रहें। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा और पढ़ते रहें, और किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जब तक डरेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बस लड़ते रहिए, आपका समय आएगा और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो उसी के लिए आप लोगों को कुछ शायरियां लाया हूं, तो बस उनको आपको थोड़ा बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि जिंदगी को अगर हराना है, जिंदगी को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। जिंदगी को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन को उड़ता परिंदा रखिए। कि कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डरना नहीं है, बस लड़ते रहना है। कि वही है कि ये रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो रुक गए तो कुछ नहीं। तो दोस्तों बस आपको लड़ते रहना है, और कोई बात नहीं, हम लोग एक दिन सब कर ले जाएंगे। बस अपने ऊपर बिलीव, फेथ और विश्वास पैदा करके रखना है। एंड यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिलीव मी। बस आप लोग अपने सही पेशेंस को समझिए, अपने सही जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है उसको डेवलप करिए एक पॉजिटिव गोल के प्रति, और आप उस चीज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जिसको जो सोचना है सोचते रहिए, क्योंकि दुनिया में सोचने के लिए आप किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप बस अपना काम करिए, अपना जो आपको चाहिए वो बस लेना है, क्योंकि जिंदगी किसी को ऐसे कुछ नहीं देती है, या लोग भी किसी को कुछ नहीं देते। उसके लिए तप करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो वही सारी चीजें है कि आप अपने अंदर बिलीव पैदा करिए और एक विश्वास पैदा करिए कि मैं कर ले जाऊंगा। चाहे जिंदगी में भले आप ना कर पाए, लेकिन विश्वास बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करेंगे तब तक आपको कोई कहीं भी मौका नहीं देगा, या मौका मिलेगा भी तो आप वहां पे अपने को खरा नहीं साबित कर पाएंगे। तो आपको आए या ना आए वो तो अलग की बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा सातवें आसमान पे होना चाहिए। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के वही बात है कि हाँ, जो गधे हैं, मूर्ख हैं, उनको कॉन्फिडेंस है, वो लवरेज है, उनको कुछ भी बात कहो अपनी बात धड़ से कह देते हैं। लेकिन जिनको सब कुछ पता है वो जिंदगी में यही सोचते रहते हैं कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो जो जानते हैं उसमें भी उनको बिलीव नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा। तो पहले तो आपको अंदर अपने बिलीव डालना है और प्रयास करते रहना है, और सारी चीजें होंगी। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे। और अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आए हैं तो यहाँ हम कोई कमर्शलाइजेशन या बहुत सारे कोर्स की बात नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी चीजें, और हम लोग समझेंगे। और आशा करता हूँ कि जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगा वो आपके दिल तक उतरेगा। तो बस इसी विश्वास और जुनून के साथ मैं आप लोगों के लिए फिर एक अच्छी चीजें लाया हूं। तो आप करता हूं कि फर्क होता है खुदा, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अगर नहीं जो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके जितनी आपने मेहनत करी है उसका भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। या जो भी आप कोई भी डिवाइन शक्ति जिसको भी मानते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने जीवन में उतारते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों की मैं बात करता हूँ कि कुछ भी हो आपको बस अच्छा ही मिलेगा। बस आप अपनी तकदीर अच्छी रखिए और अपनी किस्मत और लकीर पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन आपको अपने जो भी चीजें हैं कुछ ना कुछ आपको अच्छी ही मिलेंगी। कि आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो जब निभाने को किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो दोस्तों अगर आप जमीन पर आए हैं तो बस खाना पीना नहीं है, खाना पीना तो है ही है, साथ में अच्छी चीजें सीखनी है। जो भी समाज में चल रहा है ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ाई ही जरिया है, वो चाहे किसी भी तरीके से करिए। और पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पढ़ाई
के साथ साथ आपको पैसे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना मनी के आजकल कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ लेक्चर देने सब दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको जो चीज सही है उसको समझना है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए कि अभी आप जवान हैं, आपके अंदर एक उबाल है, अब आपके अंदर एक बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाया करता है जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो दोस्तों आपको अपने जीत के प्रति लगातार लड़ते रहना है, इरादा बिल्कुल मजबूत रखना है कि जमीन पर भी रह के हम आसमान को एक दिन जीतेंगे, और आप वाकई जीतेंगे। सारी चीजें जितने भी आसपास देखते हैं दुनिया में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो आदमी के एटीट्यूड पे ही हो रहे हैं, आदमी की साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे ही हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल माइंड, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है किसी भी चीज को एक तरीके से, जो हमारा डू एंड डाई का एटीट्यूड है वो बहुत जरूरी है जिंदगी में। एक ईगो जिसको बोलते हैं, ईगो खराब नहीं है, बस उस ईगो को आप सही जगह यूज करिए तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कि खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, और जमी नहीं मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों सब होगा, बस लड़ते रहना है और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं लेना। कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते में भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसला भी हमारा जिद्दी है। तो हौसला जिद्दी रखना है, लड़ते रहना है, और आप जो चीजों से डरते हैं वो कुछ नहीं, वो बस एक समय है, निकल जाएगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, फेथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही दुनिया की वो कुंजी है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, साहस है, किसी चीज को करने का मद्दा है, आपकी कैरेक्टर बेहतर है, तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। तो इन्हीं आशाओं और उमंगों के साथ फिर मैं आप लोगों को कुछ और बेहतर चीजें बताऊंगा। हालांकि अब हम अपने अगले सेक्शन 32 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आप लोगों को आगे का बताता हूँ। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 32 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन से कोई भी एक्ट कंपेल के जरिए, बाध्य करके, या कोई उसको ड्यूरेस करके, या उसको डरा धमका के कराया जाता है, तो ऐसा चीज के लिए हम उसको अपराध नहीं मानते हैं। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हैं कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हीनियस चीज हो जाए, मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर दें, तो वो एग्रावेटेड ऑफेंस है, वो इतना ज्यादा जघन्य अपराध है, या हम कह सकते हैं वो तरीके से नोटोरियस ऑफेंस है। या हम अगर आप कोई स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस कर देते हैं, क्योंकि जिस स्टेट में रह रहे हैं, जहां आपने अपनी बिल को सरेंडर करी है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इंसान को, सिटीजन को प्रोटेक्ट करे। अगर ऐसा आप स्टेट के खिलाफ भी कोई बिगुल बजा देते हैं, या किसी को असॉल्ट करते हैं, या डिप्रेडेशन करते हैं कोई टेरिटरी, या एस्केप करते हैं प्रिजनर को, उसमें मदद करते हैं, या स्टेट के खिलाफ कोई जो इंटीग्रिटी सोरेनिटी को खतरा पैदा करता है, या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा बनता है, तो अगर आप उस तरीके के एक्ट करते हैं तो फिर वो चीज के लिए आपको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़े वो किया जाएगा, आपको एक्सेप्शन मिलेगा, क्योंकि वहां आपकी इंटेंशन साफ दिख रही है। वहां जो भी आप एक्ट कर रहे हैं अपनी फ्री इच्छा से कर रहे हैं, अपनी फ्री विल से कर रहे हैं, ऐसा एक नहीं कर रहे हैं जो आपकी बिना इच्छा के हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपको कंपेल कर रहा है, ड्यूरेस कर रहा है, तो वहां आप नहीं कर रहे हैं, कोई तीसरा एजेंट कर रहा है। जैसे इंसानों को भगवान ने बनाया तो वो कैटलाइटिक एजेंट की तरह है, भगवान उसको एजेंट बना के चले गए हैं, बस वो एजेंट के तौर पे सारा कुछ करता है। बाकी जब भगवान को हंसाना होता है, इमोशन लाने होते हैं, या किसी चीज में गुस्सा दिलानी होती है, कब खाना है, कब सोना है, कितनी देर नींद आएगी,
कैसे कितने दिन जीना है वो तो सब भगवान के ऊपर है, लेकिन हम एजेंट बने हुए हैं। ऐसे ही सेम ये है कि अगर हमसे कोई दूसरे आदमी के जरिए या किसी दूसरे के उसकी वजह से हमको वो एक्ट करना पड़ रहा है जहां हमारी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो जो इसका लीगल जूरिस्प्रूडेंस का एंगल है वो कहता है इन वीटो फैक्टियस नॉन इस्ट म्यूसस एक्टस। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एक्ट जहां पे जो एक्ट मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे, जो मेरी बिल के अनुसार नहीं हो रहा है, जो मेरी बिल्स के अगेंस्ट हो रहा है, जहां मेरी इच्छा नहीं है, जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वहां मेरा 101% मेरी वहां पे लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरा वहां पे कोई इंटेंशन ही नहीं है। वो जो एक्ट कर रहा हूँ मेरे एक्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्ट कराए जा रहे हैं वो ड्यूरेस और कंपल्सन के जरिए कोई तीसरे इंसान के द्वारा कराए जा रहे हैं, और जो कराए जा रहे हैं उसपे मेरी कोई ड्यूटी नहीं बन रही है, क्योंकि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वहां मुझको पता ही नहीं है, मेरी बिल के अनुसार हो ही नहीं रहे, कोई दूसरा करा रहा है मुझसे डरा के, धमका के, कंपेल करके, ड्यूरेस करके, ट्रीट करके या इंस्टेंट डेथ करके। अब जैसे आप चले जा रहे हैं, कोई आपके ऊपर बंदूक की नाल धरते हो, कहते कि आप अपनी इसको मारना है, अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो मैं तुमको उड़ा दूंगा। तो अब जब प्राइवेट डिफेंस की बात आ जाएगी, अपने बचाव की बात आ जाएगी, तो वहां आप क्या करोगे? जो आपका आई वाला स्ट्रक्चर है जिसको सिग्मल फ्रॉड कहता है कि आईडी, जहां आपका जो ईगो है वो पूरी तरीके से क्या होगा, उसको जो आपके अंदर की आप झुकना नहीं चाहते या आप किसी के सामने सरेंडर नहीं, वो करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ जाएगा? क्योंकि जो भी आप एक्ट कर रहे हैं वो अब आपके इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होगी, क्योंकि वहां जो सोसाइटी है या कुछ और जो इम्पोर्टेंट थर्ड एजेंट है या जिसके द्वारा ड्यूरेस या थ्रेट क्रिएट हो रही है, वो उसके लिए आपको परेशान कर रहा है, वो इतना बात कर दे रहा है कि अब आपका ईगो चीजों के लिए सप्रेस करना पड़ जाएगा। जो आप चाहते हैं कि मैं समाज में अपने हिसाब से जीऊंगा, तो वो आपको जो एक तरीके से सरेंडर करना पड़ रहा है अपने को, वो आप कर देंगे। जैसे जो बच्चा होता है वो शुरू में किसी सामने नहीं झुकता, लेकिन जब समाज में जो रूल्स नियम बने हैं, कस्टम बने हैं, ट्रेडिशन बने हैं और जो यूजेज है या नॉर्म्स है उनको वो मानता है। उसी तरीके से अगर कोई आदमी आपको कंपेल करता है, ट्रीट करता है, तो अब आप वहां पे पूरी तरीके से आजाद नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। अब जैसे गैंग हो गया या कोई लीडर हो गया या कोई हम कह सकते हैं डकैत हो गया या कोई मॉब हो गई जो आपसे वो एक्ट करा रही है, अगर वो एक्ट आप नहीं करेंगे या आपको ट्रीट कर रही है कि आप वो एक्ट करिए, जिसकी वजह से कुछ भी पर्सन को कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इवन इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, तो वो चीजें अगर इंसान को होंगी जिससे वो एक्ट कराया जा रहा है, क्योंकि इंसान पहले तो अपने को प्रोटेक्ट करेगा ना भाई। सेल्फ जो डिफेंस का जो मामला है वो यहाँ पे आ जाएगा कि पहले तो हम अपना बचाव करेंगे, अगर हम अपना बचाव नहीं करेंगे तो हम अपनी जान दो बैठेंगे, क्योंकि ये जो एक्ट कर रहा है उस इंसान की कोई इंटेंशन नहीं है। थर्ड जो एजेंट है या जो एजेंसी है इसके द्वारा ये हो रहा है, ये कोई एजेंसी पर्सन या थ्रीट या मॉब हो सकती है, गैंग का ग्रुप हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जहां उस इंसान का 1% उसकी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा है वो अपनी फ्री विल से कर ही नहीं रहा। और जब आत्मा के अंदर से जो कोई भी एक्ट करा जाता है, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड में चलती है वो चीजें, जहाँ पे हमारा माइंड जो होता है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं होता, ड्यूरेस या अंडू इन्फ्लुएंस के जरिए या क्वार्जन के जरिए या कंपल्सन के जरिए हमसे चीज कराई जाती है, तो वहां हमको ला एक तरीके से आजादी देता है, हमको डिफेंस देता है, हमको एक्सेप्शन देता है, क्योंकि कोई भी एक्ट बिना मेंटल माइंड के या विदाउट मेंटल सेटिंग के या स्टेट ऑफ माइंड के बिना वो चीज नहीं घटित हो सकती है, या उसकी रिलेवेंसी ना के बराबर होती है। जो हम रिलेवेंसी पढ़ते हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि अगर किसी इंसान को उस चीज के लिए प्लेस कर दिया जाता है कि अब वो कंस्ट्रेन है, उसको रोका जा रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको ये सीरियस इंपैक्ट देखना पड़ेगा, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि वो एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है। और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन इसके कुछ चीजें हैं कि अगर आप मान लीजिए इतने बड़े हैं कि आप जानबूझ के साथी अपराधी बन रहे हैं और जाके किसी गैंग में वायलेंटली ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ वायलेंटली ज्वाइन होने का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से गए,
मतलब अगर आप गैंग में ज्वाइन कर दें तो ला तो यही प्रज्यूम करेगा ना कि आपकी इंटेंशन है, आपका गिल्टी माइंड है। आप क्यों जाके अपनी एक आड़ सहमति जाहिर कर रहे हैं कि आप गैंग को ज्वाइन करेंगे या गैंग के साथ मिलेंगे या गैंग को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ एसोसिएट होंगे। अगर ऐसा कोई भी एक्ट करेंगे तो वो ला की नजर में गलत है, क्योंकि आपकी अब इंटेंशन दिख रही है कि आपका जो माइंड है वो गिल्टी माइंड है। आप जो एक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमोरल है, अनलीगल है, और जो भी एक्ट कर रहे हैं उसके ला उसको प्रोविएट करता है, मना करता है, या ला की नजर में वैलिड नहीं है, आइज ऑफ ला में वैलिड नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अब आपकी यहाँ पे इंटेंशन जाहिर हो रही है, यहाँ आपका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक तरीके से आप वायलेंटली उसके लिए सहमति जाहिर कर रहे हैं, अपनी एक कार्ड दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से स्वीकृति दे रहे हैं, और आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो ला जिसको हमारे पीनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए ऑफेंस है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम उस चीज के लिए फिर लाइबल होंगे, क्योंकि अब हमने खुद उस चीज के लिए अपनी सहमति दे दी है। हम एसोसिएट होना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डकैत है, हम डकैतों के साथ हम जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक स्मिथ है जो जिसको उस चीज के लिए बात किया गया है कि तुम अगर ये टूल्स दोगे, अगर ये डोर खोलोगे नहीं तो हम तुमको मार देंगे, तो वो सारी चीजें बेनिफिट में आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे जो उसकी इंटेंशन है वो पूरी तरीके से वैलिड है। वो इंटेंशन जो है वो गुड फेथ में कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसको बाध्य किया जा रहा है उस काम के लिए, ड्यूरेस किया जा रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ इंटेंशन है वो उसकी ये इंटेंशन नहीं है कि वो जो डकैत है उनका सहयोग करेगा या उनको डोर खोलने में मदद करेगा या प्लंडर लूटपाट करने में सहायता करेगा। लेकिन उसके ऊपर समस्या ये है कि अगर वो नहीं करेगा तो अपनी जिंदगी धो बैठेगा, तो उसको ट्रीट मिल रही है, कंपेल मिल रहा है, ड्यूरेस मिल रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि हम उसको एक्सेप्शन दे देंगे और इस सेक्शन का उसको बेनिफिट मिलेगा। और जो ये हमारा लीगल मैगजीन पे बेस है, इनविटो फैक्टर्स नॉन ईस्ट मेनस एक्टस, की अगर जो भी एक्ट मेरी इच्छा के अनुरुद्ध या विरुद्ध में हो रहे हैं, अगेंस्ट माई विल नॉट माई एक्ट एंड द थ्रीट मस्ट बी इंस्टेंडेड टू द पर्सन। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट यही है कि जो थ्रीट होनी चाहिए वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, कि वो आदमी को मार देंगे या उसको कुछ किसी चीज के लिए परेशान करेंगे, डिवेस करेंगे, कंपल्स करेंगे, तभी हम उस चीज के लिए उसको लाइबल ठहराएंगे। जैसे आर वर्सेस हडसन का जो ये टेलर का केस है, इसमें क्या है, एक आदमी होता है जिसको चार्ज किया जाता है कि वो फॉल्स एविडेंस दे। अगर वो फॉल्स एविडेंस नहीं देगा तो उसको धमकी दी जाती है कि हम तुमको मार देंगे, और तुम अगर फॉल्स एविडेंस नहीं दोगे तो तुमको धमकी मिलेगी। तो ये धमकी क्या है, उसको तुरंत मिल रही, तो फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ उसको कंपल्सन और ड्यूरेस देखने को मिल रहा है। यहाँ जो उसकी बिल है वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, कोई तीसरा आदमी है जो उससे कह रहा है कि तुम फॉल्स एविडेंस दो या ट्रीट करो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको हम मार देंगे। तो इस वजह से जो हम कंपल्सन या ड्यूरेस के जरिए करा रहे हैं, तो जो कोर्ट है उसने इस चीज को सेट असाइड कर दिया, कन्विक्शन को हटा दिया और कहा कि एक्यूज के पास और कोई चारा नहीं है, अगर ये ऐसा नहीं करता तो मौत की घाट उतार दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा। ये ड्यूरेस या कंपल्सन उसके खिलाफ इंजरी कास होगी। तो इस वजह से आर वर्सेस हडसन में उसको सेट असाइड कर दिया गया, एक्यूज उस चीज के लिए लाइबल नहीं, क्योंकि यहाँ एक्यूज का जो फ्री विल है वो पूरी तरीके से फ्री विल नहीं है, वो किसी तीसरे आदमी एजेंट के जरिए या गैंग जो है या डकैत है या जो भी वो एक्ट करा रहा है वो कंपल्सन या ड्यूरेस या पर्सन जो है वो उस चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो वही सारी चीजें हैं कि यहाँ जो हम क्या ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हैं, तो जो आप लोगों को मैंने बताया तो आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। और मैं आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको छोटा सा जो हम लोगों का डोनी है वो डिमिनिमिक्स नॉट क्यूरेलेक्स स्लाइट हार्म के बारे में, कि छोटी मोटी चीजों के लिए ला उसको अपराधी नहीं मानता है, तो उन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया पसंद करते रहें और लाइक करते रहें और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सब्सक्राइब करते रहें। कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, अब
झुकने का शौक नहीं और झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, अब झुकने का शौक नहीं और अपने हाथों पे रचा स्वयं, अब तुझसे मिटने का खौफ नहीं। अब तुम हालातों की भट्ठी में मुझको जब जब झोंकोगे, तुम हालातों की भट्ठी में मुझको जब जब झोंकोगे, तप तप कर मैं सोना बनूंगा, मैं तप तप कर सोना बनूंगा, तुम मुझको भला अब कब तक रोकोगे। तो वही बात है कि आपको बस लड़ते रहना है, जितनी बार गिराया जाए उठना है, बाउंस बैक करना है। एक चीज अपने जीवन में डाल लीजिए कि कितना भी कठिन समय आए आपको बाउंस बैक करते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। आपकी जो भी समस्याएं आप उससे ओवरकम कर पाएंगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकने, बस लड़ते रहना है। कि दर्द कितना है बता नहीं सकते, कि दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, और आंखों को समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे हैं कितने गिरा नहीं सकते, और ख्वाहिशों का जो सफर था वो कहीं दूर जा चुका, ख्वाहिशों का जो सफर था वो कहीं दूर जा चुका, इस सफर का अंजाम क्या हुआ हम बता नहीं सकते। तो जो भी होगा ख्वाहिशें हैं तो बस लड़ते रहना, जो भी अंजाम होगा सहज स्वीकारेंगे, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, डर के आगे जीने, लड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी हालात को बस पानी की तरह धुआं में फिक में उड़ाते रहिए। तो फिर मिलूंगा तब कल के लिए, तब तक आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अपने अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, अपने आशीर्वाद देते रहे, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। तब फिर मिलूंगा कल नए टॉपिक के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।